नमस्कार दोस्तों, मैं अजय राणा राणा स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिससे आपके परीक्षाओं में निरंतर क्वेश्चन आते रहे हैं, जो आप अपने पुराने पेपरों को उठाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। मैं इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आपको सफलता एक दिन में नहीं किंतु एक दिन कठिन परिश्रम से ज़रूर मिलती है। दोस्तों, आप लगन अगर रखेंगे किसी चीज़ को, लगातार आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करते रहेंगे, तो आप, मेरा दावा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमेशा सफल होंगे। कहीं भी कोई भी नकारात्मक चीज़ों को मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज का अपना टॉपिक, अधिगम। दोस्तों, अधिगम शब्द आपको बार बार मिलता है, हमेशा मिलता है, जिसकी अंग्रेजी होती है लर्निंग। जिसकी अंग्रेजी होती है लर्निंग। लर्निंग का तात्पर्य आप लोग बहुत बाखूबी जानते हैं। लर्निंग का अर्थ है सीखना। सीखना, लर्निंग का तात्पर्य है सीखना। अर्थात किसी भी हम चीज़ को सीखते कैसे हैं, सीखते हैं तो वही जो होता है हमारा अधिगम कहलाता है। दोस्तों, अधिगम एक ऐसा टॉपिक है जो मनोविज्ञान की शाखा में, हर शाखा में आपको अध्ययन करने को मिलेगा। और यह जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अतिरिक्त आपको मिलेगा अन्य शाखाओं में भी मनोविज्ञान के। अधिगम मनोविज्ञान, अधिगम मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के जन्मदाता, बताएंगे क्या आप लोग? अधिगम मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है? अधिगम मनोविज्ञान के जन्मदाता एबिंगहॉस महोदय जी हैं। आपका यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि अधिगम मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन हैं? वह हैं एबिंगहॉस महोदय। अगली बात आती है कि अधिगम है क्या चीज़? अधिगम किसी बालक, चाहे हम रहे हो चाहे आप रहे हो, अधिगम किसी बालक के जन्म के उपरांत, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के उपरांत, जन्म के बाद मृत्यु उपरांत तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। जो बच्चा सीखता है, जितना सीखता है, वह उन अनुभवों को एकत्रित करके अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। दोस्तों, इसी अधिगम को लेकर वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। अर्थात सीखना जो बालक जन्म से सीखता है, वह, जब आप जानते हैं कि जब हम लोगों का जन्म हुआ तो एक हमारा मस्तिष्क जो होता है कोरे कागज के समान होता है। उसको जिस तरीके से ढालना होता है, उसके चाहे प्राथमिक गुरु माता पिता हों, चाहे आप विद्यालय जाते हों, या उसके साथ के परिवेश के लोग जो होते हैं, जिस प्रकार से उनका वातावरण होता है, जिस प्रकार से उन बच्चों को जिस वातावरण में ढाला जाता है, वह बच्चे उसी वातावरण में ढल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, हमारा जो अधिगम है वह सीखने, जो है विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब कोई व्यक्ति सीखता है तब ही उसका विकास की प्रक्रियाएं होती हैं। दोस्तों, तो अधिगम की परिभाषा को अगर हम देखें
तो एग्ज़ाम में आपके अधिगम की परिभाषा भी पूछी जाती है और वह परिभाषा बड़ी क्लिष्ट होती है। कभी कभी कभार ऐसे ऐसे मनोवैज्ञानिक का नाम आ जाता है कि लोग उसको देखकर समझ ही नहीं पाते हैं कि इनको हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो हम अधिगम की परिभाषा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्किनर महोदय को। स्किनर ने कहा था अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी हमने स्किनर महोदय से क्या सीखा कि सीखना जो व्यवहार है, जब हम सीखते हैं तो व्यवहार में जो है हमारे सकारात्मक यानी उत्तरोत्तर हमेशा परिवर्तन होता रहता है और हम अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं किसी भी जगह पे हैं। जब हम जाते हैं तो हमारे लिए कोई भी प्लेस एक नया प्लेस होता है, वहाँ हम अपने आप को स्थापित करते हैं। यानी हम उन परिवेश को पहले समझते हैं और उस परिवेश में हम अपने आप को जिस तरह से वहाँ का वातावरण होता है उस वातावरण में हम अपने आप को ढाल लेते हैं। स्किनर महोदय ने इसी संबंधित एक और परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है प्रगतिशील व्यवहार। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यानी प्रगतिशील, हम जो है प्रगतिशील जब होते हैं, विकास जब हम करते हैं तो ऐसे व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो हमारा अधिगम कहलाता है। अगला वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है? वुडवर्थ महोदय ने कहा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने को प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। अर्थात जब हम किसी नवीन ज्ञान को सीखते हैं, नवीन प्रक्रियाओं को करते हैं और उससे प्राप्त जो प्रक्रिया हमको सीखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और ये परिभाषा गेट्स महोदय की ये कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यानी अनुभव जो हम लेते हैं, प्रशिक्षण जो लेते हैं, उससे हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अगला है क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार अधिगम जो होता है सीखना आदतों और ज्ञान, सीखना आदतों ज्ञान और अभिरुचियों का अर्जन है, अधिगम कहलाता है। अगला कॉर्ट लेविन महोदय का अधिगम वातावरण का संगठन है। इस प्रकार हम अधिगम के परिभाषा को हम जानते हैं जो हमारे परीक्षाओं में बार बार आता है, इसलिए इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, तो अधिगम जो है, अधिगम की विशेषता के बारे में अगर हम जानें तो अधिगम होता है, अधिगम की विशेषता में अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी पहली विशेषता हो गई, ये लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी अधिगम का एक उद्देश्य होता है और अधिगम जो है अनुकूल प्रक्रिया होता है। और अधिगम जो होता है एक संरचनात्मक एवं संगठनात्मक प्रक्रिया होती है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है और उसके व्यवहारिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जब हम सीखते हैं, जब हमारे आंतरिक जो है इच्छाएं जब प्रबल होती है सीखने के प्रति तो हम अधिक सीखते हैं, किंतु कुछ ऐसा कारक होता है जो हमको सीखने नहीं देता है, यानी हम सीख नहीं पाते, उसमें बाधा बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक। उन कारकों में पहला कारक हमारा शारीरिक होता है, शारीरिक कारक होता है। दूसरा कारक हमारा जो है मनोवैज्ञानिक कारक होता है और तीसरा कारक हमारा वातावरणीय कारक होता है। यानी शारीरिक कारक में आप ये मान के चलिए, यह समझ लीजिए कि शारीरिक कारक में आपके जैसे ज्ञानेंद्रियां हो गई। यानी ज्ञानेंद्रियां हम जानते हैं, आप जानते हैं ना, हमारे 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अगर इन ज्ञानेंद्रियों में हमारे कुछ समस्या है, कुछ त्रुटि है, यानी अगर हमारी त्वचा को ठंड गर्म का अनुभव नहीं होता है तो हम कैसे सीखेंगे कि आग में जलन होता है, हमको नहीं छूना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हमारी ज्ञानेंद्रियां नहीं सही है, कान हमारा अगर सही से नहीं सुन पा रहे हैं, हम सही से हमारे वाक दोष है, हम अपने संप्रेषण को नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं अधिगम को प्रभावित करती हैं, यानी हमको सीखने में समस्या उत्पन्न करती हैं।
अगला क्या है शारीरिक विकास में, यदि हमारा शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, उसमें कुछ समस्या है या विकृति है या हमको कोई रोग हो गया है, तो ये अधिगम को प्रभावित करता है, सीखने को प्रभावित कर। मान लीजिए हम जो है बीमार हो गए, बहुत तगड़ा हमको बुखार हो गया, तो क्या हम यहाँ आके पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आपके साथ भी यही लागू होता है। अगर आपको बहुत तेज बुखार है या कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि आप बहुत रोगों के जकड़न में आ गए हैं, तो आप अगर पढ़ना चाहेंगे, क्लास करना चाहेंगे, तो क्लास में बैठेंगे तो बैठ तो सकते हैं, हो सकता है बैठ सके आप, लेकिन क्या आपको उतने प्रभावी ढंग से अधिगम हो पाएगा? क्या आप उसमें सफल हो पाएंगे? क्या आप सीख पाएंगे? नहीं हो सकता है। इसलिए रोग जो होते हैं, यानी स्वास्थ्य जो होता है, मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, ये हमेशा जो है हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं, यानी अधिगम को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए आप अगर मानसिक रूप से देखा जाए, यदि आप डिस्टर्ब है किसी बात को लेके, या मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है इस तरीक़ा से कि वहाँ जो है दिमाग लगा है कि हमारे पिताजी या माताजी या अन्य कोई, भगवान न करे आपके परिवार में या आपके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन हम समझाना चाह रहे हैं सिर्फ आपको कि आप इस कैसे समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति परिवार में परेशान होता है और हम विद्यालय जाते हैं, क्लास करते हैं, तो क्या आप बताइए, क्या हमारा मनोमस्तिष्क वहाँ रहेगा? शिक्षक जो पढ़ा रहा है, क्या उस चीज़ को हम ग्रहण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो बस यही जान लीजिए, अगर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। और अगला है शारीरिक में परिपक्वता। जैसे कहते हैं ना, अभी आप परिपक्व हो, अगर बच्चे होते हैं कुछ काम करते हैं, गलती हो जाती है, तो उनको कहते हैं कि अभी परिपक्व नहीं है बच्चा, तो हट जाओ, हम इसको कर लेते हैं। तो यानी परिपक्वता का मतलब आपके जो अनुभव हैं अभी उतने अनुभवशील नहीं हैं। अगर आप उतने अनुभवशील होते तो उस चीज़ को आप बाखूबी कर लेते, किसी भी प्रकार के जो है अनुभव को आप अच्छे से सीख लेते हैं और उस अनुभव को आप दूसरी जगह अप्लाई करके अच्छे से उस कार्य को कर सकते हैं। अगला हमारा मनोवैज्ञानिक कारक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। हम जानते हैं कि शारीरिक कारक में भी ऐसा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कारक भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। यदि व्यक्ति को, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हम थोड़ा सा प्रेरणा दे दें, कोई व्यक्ति हम मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर के बगल में या हमारा पड़ोसी या गांव के बगल कोई व्यक्ति सिविल सेवा में उत्तीर्ण हो जाता है, यानी IAS DCS हो जाता है, तो हमारे घर वाले कहते हैं देखो कितना मेहनत कर रहा था और वो कितना अच्छे से, देखिए इतनी बड़ी नौकरी ले रहा। तो हमारे मन में क्या होता है, एक इच्छा जागृत होती है, हमको प्रेरणा मिलता है कि हम भी कुछ करें और हम भी इतनी मेहनत से, तब अगर हम पढ़ाई करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से हमको अनुभव मिलता है और सीखते हैं हम, और इस चीज़ को हम अपने जीवन में कई बार हम उतार चढ़ाव देखे भी हैं। अगला हमारे मनोवैज्ञानिक कार्य में रुचि और रुझान। जब आप में रुचि होगी किसी चीज़ को सीखने के लिए या किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप बड़े शिद्दत से उसको करते हैं। यानी कोई काम कर रहे हैं आप और आपसे वह काम जो है आपको लगता है कि मैं कर ले जाऊंगा, पॉजिटिव है, आप कर ले जाएंगे और हमको करना ही है, तो काम होकर ही रहेगा। जैसे आप लोग टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने ठान लिया तो जीत गए, अगर आपने मान लिया तो हार गए। अगर आपने सोचा कि हम हार गए हैं, हमसे यह नहीं होने वाला है, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, आप उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने ठान लिया है, सकारात्मक सोचा है, तो पक्का 100% आप उत्तीर्ण होंगे, ये मेरा दावा है। अगला है अधिगम की इच्छा। अगर आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है तो आप कैसे, दिक्कत करेगी आपको सीखने में, सीख ही नहीं पाएंगे। अगला है बुद्धि। बुद्धि बहुत बड़ा कारक होता है। मानते हैं वातावरण और बुद्धि दोनों ही विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक रखते हैं, अधिगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि IQ लेवल का जो विभाजन किया गया है, मंद बुद्धि का बालक क्या सामान्य बालक के तरह वो सीख सकता है? नहीं सीख सकता है।
इसका मतलब बुद्धि कहीं ना कहीं हमको सीखने में प्रभावित करती है। अगर अच्छी बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, यानी विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के उसके विलक्षण क्षमता है, तो वह बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। लेकिन अगर उसमें बुद्धि की कमी है तो वह। दोस्तों अगला कारक जो हमारा है वातावरणीय कारक है। वातावरणीय कारक में जैसे आप लोग जानते हैं कि जो हमारा वातावरण जैसा रहेगा हम उसी प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा उसी प्रकार को सीखते हैं। जैसे हमारे आपके परिवार के लोग जो सीनियर मोस्ट हैं, जो अनुभवी हैं, हमको यही कहते हैं कि बच्चे को बाहर भेज दीजिए, अच्छे से पढ़ेगा। बाहर भेजने का क्या मतलब है? बाहर भेजने का यही मतलब है कि जिस क्षेत्र में हम भेज रहे हैं वहाँ सिर्फ अध्ययन करने वाले छात्र मिलेंगे, वहाँ सिर्फ पढ़ने वाले छात्र मिलेंगे, तो उनको उसी प्रकार का वातावरण मिलेगा। इसलिए जो है वहाँ बच्चों को भेजते हैं, चाहे जहाँ भेज देते हो, बाहर अपने घर से दूर भेज देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि घर पे रहेंगे तो कुछ न कुछ काम उनको अतिरिक्त करना पड़ता है। तो ये जो कारक है हमारा बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले। अगले इस टॉपिक के बाद हम जो है आपको बताना चाहते हैं कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं कई मनोवैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और इस सिद्धांत को हम जो है जैसे थॉर्नडाइक महोदय ने, स्किनर महोदय ने, पावलोव महोदय ने, ब्रूनर महोदय, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है। अब हम अधिगम के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत हम लेते हैं थॉर्नडाइक महोदय का। दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा अधिगम क्या होता है, अधिगम की विशेषता क्या होती है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, अधिगम मनोविज्ञान अधिगम मनोविज्ञान की जो शाखा है अधिगम मनोविज्ञान, इसके जन्मदाता कौन है, आप लोगों ने ये सब सीखा है। और इसके बाद अधिगम के सिद्धांतों में थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, अन्य जो मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। इसलिए दोस्तों आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।